आज हम उस बाहुबली की बात करेंगे जो बिहार में पहली बार AK-47 जैसा हथियार लेकर आया और अपराध को अंजाम देने में उसका भरपूर प्रयोग किया। इतना ही नहीं, वह ऐसा कुख्यात था जिसकी एक तस्वीर तक बिहार पुलिस के पास नहीं थी। जी हाँ, आप में से कुछ लोग समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और जो नहीं समझे, जो नए जनरेशन के हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि उस बाहुबली का नाम अशोक सम्राट है। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। जब तक हम कहानी के सिरों को पकड़ते हैं, तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम आगे आपके इस सपोर्ट के बदौलत आपको और भी नई कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ बिहार के, भारत के और विश्व के हर पटल से हम लाके आपको सुना सकें। हम इस कहानी में आगे बढ़े इससे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं रमन सिंह जी उनका, क्योंकि आज से 2 दिन पहले हमने सूरजभान सिंह, बाहुबली सूरजभान सिंह की कहानी सुनाई थी। उसमें मैंने गलती से या फिर जानकारी की कमी होने के कारण अशोक सम्राट का घर यूपी बता दिया था। उन्होंने कमेंट करके हमारे उस गलती के बारे में हमने बताया, जिसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्राइम सिटीज की फैमिली उनको तहे दिल से धन्यवाद करती है और आशा करते हैं वो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे और आप सब भाई भी अपने इस क्राइम सिटीज चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। खैर, हम अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के बाहुबलियों के बारे में जानने की जरूरत है। आज ये दावा जरूर किया जा रहा है कि बिहार के चुनाव में बाहुबल और अपराध का दौर थम चुका है, लेकिन विधानसभा में मौजूद चेहरों पर अगर नजर डाले तो कुछ और ही कहानी बयां होती है और दिखने को मिलती है। इस बात का ध्यान रखते हुए क्राइम सिटीज अपने दर्शकों को हर रोज ऐसे बाहुबली की कहानी बता रहा है जिसने बिहार की राजनीति को प्रभावित किया। बाहुबलियों में कुछ सफेद पोश बन गए तो कईयों का जीवन अपने खादीधारी आका के लिए बूथ कैप्चरिंग में ही निकल गया। बिहार की राजनीति में जब आपराधिक छवि का शख्स चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है तो उसे बाहुबली कहा जाता है। इसीलिए हम भी ऐसे लोगों की कहानी आप तक, खासकर कई जनरेशन के लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे बाहुबली कहकर संबोधित करते हैं। आज हम उस बाहुबली की बात करेंगे जो बिहार में पहली बार AK-47 लेकर आया और अपराध को अंजाम देने में उसका प्रयोग किया। इतना ही नहीं, वह ऐसा कुख्यात था जिसकी एक तस्वीर तक बिहार पुलिस के पास नहीं थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक सम्राट की। नाम देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये भारतवर्ष के वैभवशाली इतिहास का हिस्सा रहे अशोक सम्राट की कहानी नहीं है। यह 1990 के दशक में बिहार के बड़े हिस्से में अपने खौफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले अशोक सम्राट की कहानी है। आज बिहार के ज्यादातर आपराधिक गिरोह के पास AK-47 है, लेकिन इस घातक हथियार को इस पवित्र धरती पर सबसे पहले अशोक सम्राट लेकर आए थे। इस बात की पुष्टि NIA भी कर चुकी है। माना जाता है कि अशोक सम्राट बिहार में AK-47 उस दौर में यूज कर रहा था जब बिहार पुलिस ने इसे देखा तक नहीं था। यह बात 1990 के दशक की है। बेगूसराय की धरती पर पैदा हुए अशोक सम्राट अपने दौर के सबसे बड़े बाहुबली, यूं कहे कि गैंगस्टर थे।
उसकी तूती गोरखपुर तक बोलती थी। बेगूसराय के तेघरा गांव के एक किसान के घर में अशोक शर्मा का जन्म हुआ। पिता का खेती से अच्छी कमाई थी। अशोक को पिता ने अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करवाई। अशोक भी पढ़ने में काफी होनहार था। दो दो विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद अशोक ने दरोगा की नौकरी करने का निर्णय लिया। वो सिलेक्शन के लिए दरभंगा गए थे, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि उसके खास दोस्त रामविलास चौधरी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। कहते हैं अशोक ने दरभंगा को छोड़कर तुरंत अपने दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त के घर पहुंचकर दुख में अशोक ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों दोस्त को अस्पताल ले जाया गया, जहां जिंदगी और मौत के जंग के बाद दोनों दोस्तों के जिंदगी बच गई। कहा जाता है कि बाद में कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से दोनों दोस्तों के बीच ऐसी दुश्मनी हुई कि अशोक शर्मा ने अपराध का रास्ता चुन लिया और बन गया बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली अशोक सम्राट। बिहार का ये वो दौर था जिसमें चुनाव आते तो खूंखार अपराधियों की डिमांड बढ़ जाती। बूथ कैप्चरिंग, हत्याएं, ये सारे काले काम इन्हीं अपराधियों की मदद से पूरे होते। और इस काम में सबसे बड़ा नाम बन गया था अशोक सम्राट। बरौनी से लेकर गोरखपुर तक अशोक का आतंक फैला था। बरौनी रिफाइनरी और रेलवे के ठेकों पर अशोक सम्राट का ही कब्जा था। उसी दौरान सूरजभान नाम का एक दूसरा माफिया था, जिसकी कहानी हमने परसों आपको सुनाई थी। सूरजभान हमेशा अशोक सम्राट से टक्कर लेता रहता था। रेलवे ठेकों को लेकर अक्सर सूरजभान और अशोक सम्राट के बीच गैंगवार चलती और फिर होता मौत का खूनी खेल। अशोक सम्राट कई मुठभेड़ों में शामिल रहा। कहते हैं 40 से ज्यादा मुठभेड़ में इसने खूनी खेल खेला और कई लोगों की जान ले ली। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में दो कंपनियां थी, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। इसमें एक कंपनी बीजेपी नेता राम लखन सिंह की थी, तो दूसरी के मालिक रतन सिंह थे। रतन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग करते थे। वहीं राम लखन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह काम करते थे। बिहार पुलिस से रिटायर हो चुके अफसरों की माने तो रेलवे का ठेका पाने के लिए उस दौर में सूरज सिंह और अशोक सम्राट में वर्चस्व की जंग चल रही थी। इस जंग में खुद को 20 साबित करने के लिए अशोक सम्राट ने पंजाब के सक्रिय खालिस्तान समर्थकों से हाथ मिला लिया था। माना जाता है कि अशोक सम्राट को खालिस्तान समर्थकों ने AK-47 राइफल सप्लाई की थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अशोक सम्राट के संपर्क सेना में कुछ युवाओं से थे, कुछ नौजवानों से थे, जिस वजह से उसे आतंकियों के पास से जब्त AK-47 मिले थे। ये जांच का विषय है कि आखिर दोनों बातों में सच्चाई किस बात में है। हम किसी भी बात की प्रामाणिकता का दावा नहीं करते। 70 के दशक में अशोक सम्राट ने अपने गैंग का काफी विस्तार कर लिया था। उस वक्त इस गैंग के पास सारे तरह के हथियार भी थे। यही वजह थी कि सूरजभान जैसे दूसरे माफियाओं पर अशोक सम्राट भारी पड़ रहा था। राजनीति में भी उसका अच्छा खासा दखल था। किस उम्मीदवार को जिताना है, किसको हराना है, ये अशोक सम्राट ही तय करता था। बूथ कैप्चरिंग के अलावा जबरन वोटिंग करवाना उसके काम में शामिल था और इसीलिए उसे राजनीतिक पार्टियों के तरफ से लगातार संरक्षण भी मिल रहा था। लेकिन अशोक सम्राट खुद भी राजनीति में घुसने के सपने देख रहा था। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उस दौर में बेगूसराय के एसपी थे। उन्होंने सबसे पहले अशोक सम्राट गिरोह के
अशोक सम्राट गिरोह के लोगों से AK-47 और सूरजभान सिंह के घर से AK-56 की जब्ती की थी। गुप्तेश्वर पांडे उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि अशोक सम्राट पूरे बिहार के सबसे बड़े अपराधी थे। वो कानून को कुछ समझता ही नहीं था। 1993-94 में बेगूसराय में 42 मुठभेड़ हुए, जिसमें इतनी ही संख्या में लोग मारे गए। इसमें स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। AK-47 से संभवतः पहली हत्या 1990 में हुई थी। अशोक सम्राट ने अपने पिए रहे मनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर AK-47 की गर्जना दिखाई थी। छाता चौक पर दिन दहाड़े अशोक सम्राट के गुर्गों ने थाने के ठीक बगल में बाहुबली चंद्रेश्वर सिंह की हत्या कर दी थी। अशोक सम्राट की हनक के पीछे राजनीतिक ताकत भी थी। माना जाता है कि अशोक सम्राट का उस दौर के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे बृजबिहारी प्रसाद से काफी अच्छे रिश्ते थे। अशोक सम्राट बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, शेखपुरा और इसके आसपास के इलाकों में तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जिताना है। इसके गुंडे बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को डरा धमका कर वोट दिलाने का काम करते थे। अशोक सम्राट से नजदीकी के चलते ही बृजबिहारी प्रसाद की पटना में हत्या हुई थी। माना जाता है कि इस हत्या के पीछे यूपी के कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला का हाथ था। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत कई लोग आरोपी बनाए गए, लेकिन अब बरी हो गए। अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार और प्रशासन को चुनौती देने लगा। इस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे। माना जाता है कि प्रशासन को अपने पीछे देख अशोक सम्राट ने खादी पहनने की चाहत पाल ली थी। आनंद मोहन की पार्टी से उसका टिकट भी पक्का हो गया था। लेकिन उसका मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले ही वह पुलिस की गोली का शिकार हो गया। अशोक सम्राट का एनकाउंटर बिहार पुलिस के जाबाज ऑफिसर शशि भूषण शर्मा ने की थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशि भूषण शर्मा ने पूरी नौकरी में करीब 35 लोगों को ठिकाने लगाया। इस लिस्ट में सबसे कुख्यात अशोक सम्राट ही माने जाते हैं। अशोक सम्राट के एनकाउंटर का वाकया भी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 5 मई 1995 को अशोक सम्राट का एनकाउंटर हाजीपुर में हुआ था। उस दौर में शशि भूषण शर्मा वहां के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर रेलवे में टेंडर होने वाला है जिसमें अशोक सम्राट आने वाले हैं। यह पुलिस का बयान है। यह पुष्टि नहीं थी कि अशोक सम्राट वहां पर आएगा ही, लेकिन सूचना के आधार पर 5 पुलिसकर्मी अपराधियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए गश्त पर थे। इस दौरान दिन के करीब 1 बजे लक्ष्मण दास मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा दिखा। इसके बाद पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। ऐसा होते ही गाड़ी से 5-6 लोग निकले और फायरिंग झोंक दी पुलिस के ऊपर। अपराधियों के पास AK-47 था, जबकि पुलिस के पास पिस्टल और 303 की बंदूक थी या राइफल थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद अपराधी गाड़ी में दोबारा सवार हो गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों ने फायरिंग जारी रखा। उसके बाद 4 अपराधी गाड़ी से नीचे उतर और पैदल ही भागने लगे। पुलिस को देख गांव वाले भी अशोक सम्राट और उसके लोगों का पीछा करने लगे। अशोक सम्राट और उसके लोगों की ओर से गोलियां चलाने की वजह से कई ग्रामीण भी घायल हो गए, जिसमें एक की बाद में मौत हो गई थी। यह अपराधी एक झोपड़ी में छिप गए थे, जिसे ग्रामीणों ने आग लगा दी थी। हालांकि
शाम 4 बजे तक अपराधियों की तरफ से गोलीबारी शांत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अशोक सम्राट के मौत की पुष्टि की। इस इनकाउंटर के बाद अशोक सम्राट के पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई। इस तरह खाकी और खादी के कॉकटेल अशोक सम्राट का खात्मा हो गया। अशोक सम्राट के इनकाउंटर से पहले शर्मा 9 साल तक सस्पेंड रहे थे। अशोक सम्राट इनकाउंटर के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला। शर्मा को प्रेसिडेंट मेडल तक से नवाजा गया और वो DSP बना दिए गए। अशोक सम्राट बेशक अपराध की दुनिया में बड़े अपराधी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बेगूसराय के लोग आज भी उन्हें घर के लड़के के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि अशोक शर्मा जब अशोक सम्राट बन गया, तब भी बेगूसराय से उसका मोह खत्म नहीं हुआ। बेगूसराय के गरीब लोगों की वो खूब मदद करते थे। या यूं भी कह सकते हैं कि राजनीति में प्रवेश करने के मकसद से वो अपनी छवि को थोड़ा सुधारना भी चाहते थे, और इसीलिए वो तब सबके लिए हमेशा अच्छे काम भी करते रहे। बेशक कई हत्याएं अशोक सम्राट के नाम रही, लेकिन कहते हैं कि अपने घर में रोज 3 घंटे पूजा पाठ करते थे, यानी अपराध के इस पर्यायवाची का एक दूसरा चेहरा भी था। हाँ, ये कहना जरूर मुश्किल है कि ये दूसरा चेहरा सिर्फ दिखावे का था या फिर सच। खैर, इसी के साथ हम आज की अपनी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। हम एक बार फिर से रमन सिंह जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। आपने जो हमें सपोर्ट किया और कमेंट करके हमारी गलती के बारे में बताया, और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे। खैर, कल फिर आपसे एक नए कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को आगे और भी लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये चैनल फल फूल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटी।